वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे आईटीआर 1 किस तरीके से फाइल की जाती है। आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। यहां आने के बाद आप जाएंगे ई फाइल पे, देन आप जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे, इनकम टैक्स रिटर्न देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। ये करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर 25-26 की फिलहाल हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड आप सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। देन आपसे पूछेगा कि आप कौन हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर्स। आपके पैन के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स पोर्टल ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। फिलहाल हम वैसे भी इंडिविजुअल की फाइलिंग देख रहे हैं। आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अपना फॉर्म आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे फॉर्म अभी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं है। आईटीआर 1 फॉर्म हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आप लोग जाएंगे। अब आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हो तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको एचआरए, एलटीए, एटीसी, डीयूई, जीटीटीए, अदर जो भी एटीसी की रिडक्शन है चैप्टर 6 की वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ओके पे क्लिक करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना। अब आपसे पूछेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हो, क्या रीजन है आपका। देखिए, आपको रीजन ढंग से प्रॉपर सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि अदर्स पे करके आप कंटिन्यू कर देते हो। बहुत लोग मैंने देखे हैं अदर्स पे करके कंटिन्यू कर देते हैं, बाद में डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आते हैं या फिर 270A की पेनल्टी लग जाती है। आपने ऐसा कुछ नहीं करना। एग्जैक्ट जो रीजन है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप फर्स्ट ऑप्शन ले लेना। 90% केसेस में फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा। और इसके अलावा यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर आपकी इनकम नहीं है लेकिन फिर भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, रीजन आपने 139(1) प्रोवाइजो 7 जो है उसके अंदर आप लोग लाई कर गए। ठीक है, उसके आपको नीचे कारण दिए गए हैं। इन कारणों पे आप क्लिक कीजिए कि आप किस कारण के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अपने करंट अकाउंट में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर दिया तो फर्स्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा कर दिया तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर अदर कोई प्रोविजन जो है, अदर कोई प्रोवाइजो सेक्शन 139(1) सेवंथ प्रोवाइजो क्लोज 4, अगर इसकी कोई कंडीशन अदर पूरी होती है, जैसे कि आपके पास फॉरेन एसेट्स या अकाउंट्स हैं, आपके पास कोई आप साइनिंग अथॉरिटी हो फॉरेन के किसी बैंक अकाउंट की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फोर्थ प्रोवाइजो के तहत आपको रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे आप फोर्थ प्रोवाइजो जो है उसको सिलेक्ट कर लोगे। इनमें से किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं करते। आपकी तो इनकम जो है फॉर एग्जाम्पल 2,20,000 रुपए है, योर इनकम इज जस्ट ₹2,20,000, आप तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर भी नहीं जाते तो आपको अदर सिलेक्ट करना है। अब आप कहोगे मैम मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के भी नीचे इनकम है तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं। हो सकता है आपका टीडीएस रिटर्न, टीडीएस जो है वो डिडक्टेड हो तो आपको वो टीडीएस रिटर्न लेना हो गवर्नमेंट से, या अदर लोन के पर्पज से आपको आईटीआर चाहिए, बट आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी कम है तो ये अदर सिलेक्ट करना। अदरवाइज ध्यान रखिएगा रिटर्न डिफेक्टेड होने के भी चांस हो जाते हैं और साथ ही साथ जो पेनल्टी नोटिस है 270A के वो भी लग जाते हैं। तो एग्जैक्ट जो आपका रीजन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। राइट, देन आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी पूछेगा, आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी चेक कर लेनी है, अगर करेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज माय प्रोफाइल में जाके वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोग करेक्ट कर लेना। यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने देखना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सीजी, पेंशनर, यानी कौन सा पर्सन आप इनमें से हो वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो तो अदर्स पे यहाँ क्लिक कर लेना। देन आपसे पूछेगा कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हो। फिलहाल 139(1) के अंदर हमारी रिटर्न जा रही है। 139(4) का ऑप्शन इसलिए इनेबल नहीं है क्योंकि हम लेट फाइलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट फाइलिंग 139(4) के अंदर करते हैं। और अगर आपकी रिवाइज्ड रिटर्न जानी है तो 139(5) सिलेक्ट कर लेना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप क्या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो या ओल्ड टैक्स रिजीम। बाय डिफॉल्ट फिलहाल हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो एज इट इज इसको आप कंटिन्यू चलने देना, कुछ नहीं करना आपने। देन आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो पिछला बैंक अकाउंट था वो आपके पास यहाँ पे
दिखा देगा ऑटोमेटिकली। अगर पिछला कोई बैंक अकाउंट नहीं था तो ऐड बैंक अकाउंट कर देना, कम से कम एक बैंक अकाउंट देना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा भी देना चाहे तो यहाँ अदर भी ऐड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इनमें से एक बैंक अकाउंट को आपको नॉमिनेट करना पड़ेगा जिसमें आपका कल को रिटर्न आएगा रिफंड का। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है, नॉमिनेटेड फॉर रिफंड। क्लियर एवरीवन। देन आपको यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है, कंफर्म कर दिया है हमने। देन आप जाएंगे ग्रोस टोटल इनकम पे। अब आप बोलोगे मैम ग्रोस टोटल इनकम में सैलरी ऑलरेडी कैसे लिखी हुई आ रही है इस पर्सन की? इस पर्सन की सैलरी ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है 26 AS से। जो डाटा आपके पास 26 AS के अंदर शो होगा या फिर जो डाटा आपका AIS के अंदर शो होगा, ठीक है, वो ध्यान से कंसीडर कर लेना रिटर्न फाइलिंग के लिए। जो 26 AS का आपका डाटा है वो ऑटोमेटिकली ये पोर्टल आपका ले लेगा। 26 AS में जो इसकी सैलरी शो हो रही थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप 26 और AS और AIS को कंसीडर ही नहीं करोगे, आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसको कंसीडर करना है कि कौन कौन सी उसमें इनकम शो हो रही है, कौन कौन से जो हेड है जिसमें TDS जो है वो डिडक्ट हो रहा है। अगर आपने उसके अकॉर्डिंग ITR फाइल नहीं की तो आपकी जो ITR है वो डिफेक्टिव हो सकती है। देखिए फिलहाल मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ 26 AS फॉर्म। आपको कहाँ से निकालना है, आप ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, देन आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा व्यू फॉर्म 26 AS, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देन कन्फर्म के बटन पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आई एग्री प्रोसीड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ से व्यू फॉर्म 26 AS पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा, असेसमेंट ईयर आप लोग डाल दो 25-26, व्यू एज HTML, व्यू एंड डाउनलोड, एक्सपोर्ट एज PDF। ये कंप्लीट PDF आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। देखो ये PDF मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। PDF में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सैलरी इनकम दिखा रही है वो 876814 दिखा रही है, लेकिन हमारी अपडेट कितनी हो रही थी, अपडेट कम हो रही थी। तो दैट मीन्स हमें प्रॉपरली ये डाटा ग्रैब करना पड़ेगा। कहाँ से? 26 AS में। तब भी मैं कह रही हूँ कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू भी आ सकता है, आप ऐसे भरोसा मत कीजिएगा। अपना 26 AS चेक कर लेना। अब अगर आपको AIS चेक करना है तो मैं AIS चेक करना भी आप लोगों को बता देती हूँ। AIS चेक करने के लिए आप यहाँ AIS पे जाएंगे, यहाँ से प्रोसीड के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन आप जाएंगे यहाँ AIS पे, यहाँ आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है। देन आप यहाँ पे AIS पे जाएंगे। यहाँ आपको देखिए दिखा रहा है कि 876814 आपकी सैलरी है। SFT यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे आपके पास देखिए इंटरेस्ट आ गया सेविंग बैंक अकाउंट का, ठीक है, और टर्म जो भी आपके टर्म डिपॉजिट है उनका इंटरेस्ट आप लोगों के पास यहाँ पे दिखा रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कुछ नहीं आ रहा। डिमांड एंड रिफंड आप चेक कर लेना, अदर इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा पिछली बार का जो आपका रिफंड आ रहा है वो 38610 का आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्चुअल रिफंड कितना था और हमारा इंटरेस्ट कितना आया। उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी पिछली ITR जो है वो डाउनलोड करो। मैं यहाँ पे इसके इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गई, यहाँ जाऊंगी और व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाऊंगी। ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, देन व्यू फाइल रिटर्न्स पे। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपने डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउनलोड रिसिप्ट में आपके पास ITR की एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। देखिए एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो इसका इंटरेस्ट था वो कितना, जो इसका रिफंड था वो कितना था, 37670, राइट, 37670 का रिफंड था। और एक्चुअल में अब हमारे पास रिफंड रिसीव कितना हुआ एज पर AIS वो आप चेक करो। देखो AIS में रिफंड कितना आ रहा है हमारे पास 38610, वहां पे कितना था 37670। तो जो डिफरेंस हो गया ना वो इंटरेस्ट ऑन TDS रिफंड हो गया। वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन TDS रिफंड। तो ये आपको ऑलमोस्ट केसेस में मिलेगा, इसको आप जरूर से चेक कर लेना और ये आपने अदर सोर्सेज के अंदर शो भी करना है अपनी रिटर्न के टाइम पे, ठीक है। तो एक तो हमारा प्रॉफिट यहाँ से आ जाएगा, ये हमें शो करना है। देन आपको ये देखना है कि जितने भी आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं वो इंटरेस्ट आपको शो कर देने हैं। जो TDS डिडक्ट हो रहा है जिस इनकम के ऊपर, चाहे वो सैलरीड है चाहे वो नॉन सैलरीड है, वो सब आपको अपनी ITR के अंदर शो करनी है। राइट एवरीवन, ITR के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ITR फाइलिंग पे हम जाएंगे। आपने यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपकी सैलरी है वो एंटर कर देनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको 26 AS से भी आप कंपेयर उस कर लीजिएगा और फॉर्म 16 से भी 876814। ये हमने यहाँ पे सैलरी एंटर कर दी, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई परक्विजिट्स आपको मिल रही है, यानी वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है
लेकिन परक्विजिट की फॉर्म में आपको कोई मिल रहे हैं। मॉनेटरी यानी कि मनी की फॉर्म में नहीं मिले, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की मैं बात करूं, आपको हाउस रेंट अलाउंस ना दे करके रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर मिल गया तो जो उसकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी परक्विजिट्स आपको मिले वो आप यहाँ पे दिखाओगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या है कि यानी सैलरी के साथ आपको अदर कोई प्रॉफिट्स मिल गए। अदर प्रॉफिट्स लाइक आपको कुछ भी कंपनसेशन मिल गया कि आप इस एरिया के बाहर काम नहीं करोगे, उससे रिलेटेड कोई कंपनसेशन मिल गया, या फिर आपको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स दे दिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे शो करने हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में। 89A में आपके पास कौन से बेनिफिट्स आते हैं? अगर आपके पास फॉरेन से रिलेटेड कोई भी इनकम है, आपके पास पहले फॉरेन के अंदर आप जॉब पे थे, वहां पे आपने कुछ एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स लिए, तो उससे रिलेटेड जो इनकम होती है वो हम यहाँ 89A के अंदर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ले लेगा 75,000 रुपीज, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ इसमें एडिट नहीं करना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देना। एडिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड टू बी लेट आउट है। अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट पे क्लिक कर देना, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे कर देना। अनरियलाइज्ड रेंट अगर आपका कुछ रिसीव हुआ है, यानी पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं थी, रेंटेड थी, और पहले का कोई रेंट मिल गया तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, 24B की यहाँ पे डिडक्शन आप लोगों को नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग कि आप लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, तो ये डिडक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है फॉर न्यू टैक्स रिजीम। ध्यान रखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम की मैं अलग से एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगी, वो आप लोग देख लेना अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को भी सीखना है तो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेट आउट को अगर चूज कर लेंगे कि अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ग्रॉस रेंट जितना भी आपका रिसीव हुआ यहाँ आप लोग दिखा दोगे। फॉर एग्जांपल 2,40,000 अगर आपका रेंट मिला है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ध्यान रखिएगा ऑटोमेटिकली जो है वो निकाल लेगा 30% के हिसाब से, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी कोई रेंट की आपको इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अनरियलाइज कोई पोर्शन रेंट का रिसीव हो, यानी पहले आपका रेंट आना चाहिए था 1,00,000 रुपए, लेकिन वो लेकर के भाग गए, रेंट नहीं दिया, आज उसमें से आपको 70,000 रिसीव हो गए, तो आपको यहाँ पे 70,000 एंटर कर देने हैं। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए, अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, यानी इसको ऑटोमेटिकली 30% लेस करके लिखना। तो 70,000 में से 21,000 माइनस कर दो, इसका 30% कितना हो जाएगा 21,000, और बाकी बचे हुए 49,000 आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपनी ये इनकम जो है शो करनी है। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में डालना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो आप लोगों ने रेंटेड में इसको शो कर देना है। राइट, चलिए अब मैं इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूछेगा। आपकी न्यू टैक्स रिजीम में इससे रिलेटेड कोई भी डिडक्शन नहीं है तो आपको शो करने की जरूरत भी नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम में हम चलते हैं। अब आप सोचोगे मैम अदर सोर्सेज की इनकम ऑलरेडी कहाँ से है, इसने एआईएस से ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट कर ली है। बट ध्यान रखिए आपको चेक जरूर कर लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि देखो टेक्निकल इशू साइट के अंदर अगर आ गया और आपकी रिटर्न इस वजह से गलत फाइल हुई तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, कल को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आपके पास आएगा। तो आपने क्या करना है, एआईएस में जाएंगे, यहाँ टीआईएस इन्फॉर्मेशन पे जाइए, ये टोटल एग्रीगेट समरी आपको दे देगा कि आपकी सैलरी की इनकम इतनी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इतना है। तो आप सेविंग बैंक अकाउंट का यहाँ पे इंटरेस्ट चेक कीजिए आपका कितना शो रहा है, 33,800, यहाँ भी वही है 33,800, नहीं यहाँ पे अलग है, यहाँ है 34141। तभी मैंने आपको कहा था कि देयर कैन बी अ टेक्निकल इशू, तो आप चेक कर लेना। यहाँ पे आप इसको चेक करो, इसको क्लिक करके आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली अमाउंट डालनी है 34141, 34141। राइट, ये सेविंग बैंक का आपका इंटरेस्ट हो गया। देन आप यहाँ पे चेक करो कि आपकी जो अदर इनकम दिखाई हुई थी 38,336 आपका डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट है 38,336, यहाँ पे भी है 38,336, तो आपका एग्जैक्ट है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। 940 का इनकम टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड हमने भी चेक कर लिया था 940 ही था। ठीक है, चेक करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर देना है
उसके बाद एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई भी आ रही है XYZ, तो वो जो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है वो आपको यहाँ पे शो कर देनी है। जैसे कि अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है लेस देन 5,000, वो आपको शो कर देना है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस से आपका कोई पैसा आया वो आपको यहाँ पे शो करना है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड या अग्निवीर कॉर्पस फंड, किसी से भी आपका पैसा आया जो कि कंप्लीटली एग्जाम्प्ट है, तो वो यहाँ पे आप लोग शो कर देंगे। देन सेव के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम है जो कि अंडर सेक्शन 112A है, तो आपको यहाँ पे वो शो करनी है, बशर्ते जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आपके पास 1,25,000 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो 112A में कौन सी आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करने हैं। इसमें आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 112A के अंदर आती है। अगर इनसे कोई भी आपकी इनकम हुई तो आपने यहाँ पे शो करनी है। आपने क्या करना है, टोटल सेल कंसिडरेशन यहाँ पे दिखाओगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे दिखाओगे, इधर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फिर से बता रही हूँ 1,25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपने कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास आ जाएंगी टोटल डिडक्शंस। अगर आपके पास पेंशन स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स के तहत उन्होंने कोई पैसा डलवाया है तो वो यहाँ पे आप एंटर कर देना। अग्निपथ स्कीम का अगर कोई कंट्रीब्यूशन है या अदर कोई डिडक्शन है वो आपको यहाँ पे शो कर देनी है। ध्यान रखिए अब ATC वगैरह की डिडक्शन कुछ भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ से आपको टैक्स पेड कंफर्म करना है कि आपका सैलरी के ऊपर कितना TDS जो है वो डिडक्ट हुआ है, आपका अदर देन सैलरी कितना TDS डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जो है वो चेक कर लेनी है। राइट। देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। ये कंप्लीट आप गो थ्रू कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे, कंप्लीट फॉर्म आपके पास आ जाएगा। आप एक बार कंप्लीट फॉर्म को वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे जितनी नेट पेएबल अमाउंट है या फिर रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको दिख जाएगी। अगर अमाउंट पेएबल आएगी तो यहाँ से पे नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको पे नाउ पे क्लिक करके ये अमाउंट पे कर देनी है। देन आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई करके फाइल कर देंगे। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपको किस तरीके से ITR फाइल करनी है। कंप्लीट डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि स्पेसिफिकली कुछ एक इनकम्स को लेकर के मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों को जरूर स्पेसिफिक वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।